चलिए शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं रटेंगे, बल्कि हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की सीक्रेट लाइफ और उनके इंटरैक्शंस को डीप डाइव करके समझेंगे। एग्जाम्स के लिए इनको रटना एक एब्सोल्यूट नाइटमेयर लगता था मुझे। बट क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इन एलिमेंट्स की भी बिल्कुल हमारी तरह अपनी पर्सनालिटीज और ड्रामेटिक रिलेशनशिप्स होते हैं। ट्रस्ट मी, इस डिस्कशन के एंड तक ये सब फॉर्मूलाज परफेक्टली मेक सेंस करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। एक वियर्ड पैराडॉक्स से स्टार्ट करते हैं जिसने मुझे लैब में हमेशा कंफ्यूज किया है। हमारे पास रेगुलर ड्राई टेबल सॉल्ट होता है, राइट? आप उसको हाथ में पकड़ो, कुछ नहीं होता। बट जैसे ही आप उस नमक को पानी में डिसॉल्व करते हो, इट सडनली कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों कि ड्राई सॉल्ट लिटरली कुछ नहीं करता, पर नमक वाला पानी एक स्पार्क कैरी कर सकता है? यही तो आज का अल्टीमेट मिस्ट्री है। और ये समझने के लिए कि सॉल्ट वाटर इलेक्ट्रिक करंट कैसे कैरी करता है जबकि सॉलिड सॉल्ट टोटली डेड होता है, हमें थोड़ा श्रिंक होकर देखना होगा कि इनके एटम्स एक्चुअली में चाहते क्या हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारी सेक्शन 1 पर, द नोबल गैस गोल। यूनिवर्स में हर एलिमेंट एसेंशियली एक ही चीज चाहता है, और वो है स्टेबिलिटी। अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को समझें तो एटम्स बस ये चाहते हैं कि उनका वैलेंस शेल यानी उनकी आउटरमोस्ट लेयर कंप्लीटली फिल्ड हो। नियॉन को ही ले लीजिए। इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और एल शेल में 8। ये कंप्लीटली फुल है। हम नियॉन को एक नोबल गैस कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही कम केमिकल एक्टिविटी दिखाता है। ये टोटली स्टेबल है। ये तो मतलब लिविंग द ड्रीम वाली बात हो गई। बट अगर हम सोडियम को देखें, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 8 और इसके आउटरमोस्ट एम शेल में बस एक लोनली इलेक्ट्रॉन है। और दूसरी तरफ क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 8 और आउटरमोस्ट शेल में 7। ये दोनों नियॉन जैसा बनने के कितने क्लोज हैं, बट दे आर जस्ट नॉट क्वाइट देयर। ओके सर, एनालॉजी चैलेंज टाइम। मेन हाईली रिएक्टिव सोडियम और स्टेबल नियॉन के बीच का डिफरेंस समझ रही हूँ, बट जिसको कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, उसके लिए हम सोडियम की इस फ्रस्ट्रेशन को रियल लाइफ में कैसे पिक्चर करें? आई लव द एनालॉजी चैलेंज। ओके, इमेजिन करो तुम एक स्कॉचिंग हॉट पोटैटो अपने हाथ में पकड़े हो। तुम सोडियम हो, तुम्हारे आउटरमोस्ट शेल में ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और ये तुम्हें इनक्रेडिबली अनस्टेबल और हाईली रिएक्टिव बना रहा है। तुम्हें डेस्परेटली इस हॉट पोटैटो को फेंकना है ताकि तुम फाइनली रिलैक्स कर सको और नियॉन की तरह स्टेबल बन सको। तुम इससे छुटकारा पाने के लिए लिटरली किसी के साथ भी रिएक्ट कर लोगे। और यही हमें ले आता है हमारे अगले सेक्शन पर, द अल्टीमेट गिव एंड टेक। तो अब क्या होता है जब एक हॉट पोटैटो फेंकने वाला किसी ऐसे इंसान से मिलता है जो उसे एक्चुअली कैच करना चाहता है? सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन को ही समझिए। सोडियम के पास वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वही हॉट पोटैटो, और क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने और अपना नोबल गैस ड्रीम अचीव करने के लिए एग्जैक्टली एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। आई गेट इट, ये तो बिल्कुल परफेक्ट मैच है। सोडियम बस अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को हैंड ओवर कर देता है, एक टोटल गिव एंड टेक रिलेशनशिप। बट सच बताऊं तो एग्जाम्स में इनके ये इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम्स ड्रॉ करना हमेशा बहुत कंफ्यूज करता है। ये प्लसेस, ये माइनसेस, ब्रैकेट्स, दिमाग घूम जाता है मेरा। मैं समझता हूँ। चलो इसको 3 सिंपल लॉजिकल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करते हैं। स्टेप 1, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। क्योंकि उसने एक नेगेटिव चार्ज लूज किया, वो एक पॉजिटिव आयन बन जाता है जिसे हम कैटायन कहते हैं, रिटन एज Na+। स्टेप 2, क्लोरीन वही एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्योंकि उसने नेगेटिव चार्ज गेन किया, वो एक नेगेटिव आयन बनता है, यानी एनायन, रिटन एज Cl-। और स्टेप 3, हमारे पास एक पॉजिटिव Na और एक नेगेटिव Cl है। ऑपोजिट्स क्या करते हैं? दे अट्रैक्ट। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि इस एग्जैक्ट प्रोसेस से हमें हमारी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन मिलती है। जब कंपाउंड्स एक मेटल जैसे सोडियम से एक नॉन मेटल जैसे क्लोरीन तक इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट ट्रांसफर से बनते हैं, तो उन्हें आयोनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स कहा जाता है। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, गॉट इट। मेटल देता है, नॉन मेटल लेता है, और वो इन चार्जेस की वजह से एक साथ लॉक हो जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, इनसाइड आयोनिक कंपाउंड्स। अब जब हमने ये आयोनिक कंपाउंड्स क्रिएट कर लिए हैं, तो ये फिजिकल वर्ल्ड में एक्चुअल में बिहेव कैसे करते हैं? लैब एक्टिविटीज के बेसिस पर देखें तो ये कुछ बहुत डिस्टिंक्ट फिजिकल ट्रेट्स शेयर करते हैं। ये सॉलिड और थोड़े हार्ड होते हैं, बट ब्रिटल होते हैं, मीनिंग अगर आप इन पर फोर्स लगाओ तो ये टुकड़ों में टूट जाएंगे। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं, और इंटरेस्टिंगली ये पानी में ईजिली डिसॉल्व हो जाते हैं, बट केरोसिन या पेट्रोल जैसे सॉल्वेंट्स में बिल्कुल डिसॉल्व नहीं होते। ओके, नमक पानी में डिसॉल्व होता है और ब्रिटल होता है, ये मैं मान लेती हूँ, बट मुझे इन हाई मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में कुछ रियल वर्ल्ड प्रूफ चाहिए।
हम एक्चुअली कितने हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं यहाँ? डेटा पर नजर डालें तो सोडियम क्लोराइड यानी आपका रेगुलर टेबल सॉल्ट, उसका मेल्टिंग पॉइंट 1074 केल्विन है और मैग्नीशियम क्लोराइड 981 केल्विन पर मेल्ट होता है। इनको मेल्ट करने के लिए आपको मैसिव अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए होती है। वाओ, 1074 केल्विन। ओके सर, सेकंड एनालॉजी चैलेंज। इनको मेल्ट करना इतना इनक्रेडिबली हार्ड क्यों है? ऐसी कौन सी चीज है जो इनको इतना टाइटली होल्ड करके रख रही है? चलो, इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को ना दो सुपर स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल ग्रेड मैग्नेट्स की तरह सोचो, जो आपस में एक साथ स्नैप हो गए हैं। उन मैग्नेट्स को अलग करने के लिए आपको बहुत ज्यादा फिजिकल एनर्जी चाहिए होती है, राइट? आयोनिक कंपाउंड्स में वो मैग्नेटिक पुल ही इंटर आयोनिक अट्रैक्शन है। उस इनविजिबल ग्रिप को तोड़ने के लिए आपको इंटेंस हीट की जरूरत पड़ती है। और अब आता है सेक्शन 4, द बोर्ड एग्जाम चीट शीट। मुझे वो सुपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स वाली बात बिल्कुल समझ आ गई। दैट मेक्स परफेक्ट सेंस टू मी। बिल्कुल, और यहीं आता है हमारा बोर्ड एग्जाम चीट शीट मोमेंट। क्योंकि देखो, कॉन्सेप्ट समझना आधी बैटल है, बट इसको पेपर पर परफेक्टली लिखना दूसरी आधी। अगर आपको कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आयोनिक कंपाउंड्स हार्ड क्यों होते हैं या इनके मेल्टिंग पॉइंट्स इतने हाई क्यों होते हैं, तो एग्जामिनर्स एक स्पेसिफिक गोल्डन फ्रेज ढूंढ रहे होते हैं। आप वहां ये नहीं लिख सकते कि दे एक्ट लाइक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। आपको एग्जैक्टली यही लिखना होगा, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ओके, मैं इसको फिजिकली और मेंटली हाईलाइट कर रही हूँ। ये हमारे सुपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स का ही एकेडमिक नाम है। फाइनली आते हैं अपने लास्ट सेक्शन पर, सॉल्विंग द स्पार्क मिस्ट्री। तो अब हमारे पास इस पजल के सारे पीसेज हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आपको चार्ज्ड पार्टिकल्स की मूवमेंट चाहिए होती है। सॉलिड स्टेट में, जैसे हमारे ड्राई सॉल्ट में, वो सुपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस उन आयंस को एक रिजिड स्ट्रक्चर में लॉक कर देते हैं। वो फंस चुके हैं, सो नो मूवमेंट लिटरली मीन्स नो इलेक्ट्रिसिटी। बट जब हम इसको मेल्ट करते हैं या पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो हीट या पानी उन फोर्सेस को ओवरकम कर लेता है, राइट? एग्जैक्टली। जब इसे पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो वो रिजिड स्ट्रक्चर कंप्लीटली टूट जाता है। पॉजिटिव सोडियम आयंस और नेगेटिव क्लोरीन आयंस फाइनली फ्रीली फ्लोट करने लगते हैं। और क्योंकि ये चार्ज्ड पार्टिकल्स अब फ्रीली मूव कर सकते हैं, ये सॉल्यूशन की एक साइड से दूसरी साइड तक इलेक्ट्रिक करंट कैरी कर सकते हैं। अरे वाह, मुझे अब जाके बिल्कुल क्लियर समझ आ गया। ड्राई सॉल्ट में इलेक्ट्रिक चार्जेस तो होते हैं, पर वो एक केज में ट्रैप्ड होते हैं। पानी उस केज को डिसॉल्व कर देता है, आयंस फ्री हो जाते हैं और बूम, वी हैव एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ये कोई मैजिक नहीं है, ये बस आयंस को फ्री करना है। परफेक्टली समराइज्ड। और यही इन आयोनिक कंपाउंड्स की ब्यूटीफुल लॉजिकल स्टोरी है। तो अगली बार जब आप नमक देखें तो उसके अंदर ट्रैप्ड उस इनविजिबल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जरूर याद रखिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए शुक्रिया। बट जाने से पहले एक सवाल, अगर पानी इन आयंस को फ्री कर सकता है तो क्या होगा अगर हम इस सॉल्ट को किसी और लिक्विड जैसे कुकिंग ऑयल में डालें? क्या तभी ये स्पार्क जनरेट करेगा? सोचिएगा जरूर और कीप क्वेश्चनिंग द साइंस अराउंड यू।